गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरे संग की औरतें का आगे का भाग पढ़ेंगे। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। लेखिका बता रही है कि जब लेखिका कर्नाटक से बागलकोट पहुंची, उनके भी 2 बच्चे थे और पढ़ने लायक हो चुके थे, किंतु वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था, अच्छा ढंग का स्कूल नहीं था। तो उन्होंने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, विनती की कि वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए। वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी लेखिका ने शिक्षा पाने के लायक, पढ़ने के लायक सही बताते हुए अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को जारी रखा। वहाँ के लोगों ने कहा कि हम स्कूल खोलने की कोशिश कर सकते हैं, किंतु आप हमें विश्वास दिलाएं कि यकीन दिलाएं कि वह स्कूल 100 वर्षों तक चलेगा। लेखिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि किसी की बात का कोई विश्वास नहीं है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह अगले 100 वर्षों तक चल पाएगा या नहीं। वहाँ के लोगों ने कहा तो फिर बच्चों के जो पढ़ने की, जो शिक्षा पाने की समस्या वो आपकी है, हमारी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। लेखिका बता रहे हैं कि उन लोगों की बात सच थी और सत्य के आगे झुकना मेरी आदत थी। सो मैंने निश्चय किया, प्रण किया, तय किया कि मैं खुद स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ भाषाओं को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल खोलूँगी, क्योंकि लेखिका का इन 3 भाषाओं पर अधिकार था। ये 3 भाषाएं लेखिका को आसानी से आती थी और उस स्कूल को कर्नाटक सरकार से प्रार्थना पत्र लिखकर मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के कुछ परिश्रमी लोगों ने उन लेखिका की मदद की, इसलिए उनका यह व्रत, यह नियम पूरा हुआ। लेखिका के बच्चे और कुछ अन्य अधिकारियों के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़े। बाद में वे अलग अलग दूसरे स्कूलों में गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका। अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों पर नालों बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। लेखिका बता रहे किस प्रकार अपनी जिद से मैंने अनेकों काम किए हैं, अनेकों नमूने, अनेकों उदाहरण पेश किए हैं, किंतु सबसे ज़्यादा महत्व मुझे लेखन के कार्य में मिला। किंतु इतना कुछ करने के बाद भी मैं अपनी छोटी बहन के रेणु के मुकाबले में नहीं पहुंच पाई, उससे अपनी तुलना नहीं कर पाई। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच बारिश हुई। दिल्ली की यह विशेषता है कि थोड़ा सी भी पानी बरसता है तो वहाँ के नाले और परनाले उफान मारने लगते हैं, भर जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, आवागमन का साधन ठप हो जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानियां होने लगती हैं। इस क़यामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी।
सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। लेखिका बता रही हैं कि उस कयामती बारिश में जो चारों तरफ हाहाकार मचाई हुई थी, चारों तरफ बाढ़ का दृश्य दिखाई दे रहा था। सरकारी स्कूलों के दफ्तरों की फाइलें पानी में तैर रही थी। किसी तरह कोई वाहन, कोई यातायात का साधन बाहर नहीं निकला था। और स्वाभाविक है कि बाढ़ के कारण रेणु के स्कूल की बस भी नहीं लेने आई। तो रेणु ने कहा, मैं पैदल ही स्कूल चली जाऊंगी। सबने समझाया कि स्कूल बंद होगा। तो उसने एक ही सवाल किया कि आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है? और इस प्रकार रेणु बारिश में, बाढ़ के में भी अकेले ही पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपको कहना कहाँ से आ गया? लेखिका बता रही अपनी बहन के बारे में कि उस बाढ़ में भी रेणु स्कूल पहुंच गई, पैदल गई। और जब वहाँ के चौकीदार ने रेणु को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, दंग हो गया। कितनी बाढ़ में भी, इतनी बारिश में भी यह लड़की पैदल चलकर स्कूल तक आई है। किंतु रेणु को इसका कोई ग्लानि नहीं था, कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था। वह वापस घर चली गई। सबने कहा कि हमने कहा था पहले ही इसको। तो उसने जवाब दिया कि स्कूल बंद था इसलिए मैं वापस आ गई, इसमें आपको कहने ना कहने का कहाँ सवाल आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन, जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। लेखिका ने बताया कि उस बाढ़ में, उस बारिश के मौसम में, उस दृश्य में जब रेणु पैदल ही सड़कों पर स्कूल की तरफ जा रही थी तो उसका शरीर रोमांचित हुआ होगा, उसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा। स्थान स्थान पर उसे पानी भरे दिखाई दिए होंगे। शहर सून सन्नाटे से भरा था और वह निचाट बिल्कुल अकेले अपनी ही धुन में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी। और इस प्रकार अकेले में कितना ही आनंद है, कितना ही मज़ा है कि अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ चले जाना असीम सुकून और शांति प्रदान करता है।